गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। एक नए हफ्ते, एक नए दिन और एक नई सुबह के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। उम्मीद है कि जनाब आप सब लोग भी जहां कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे और आपने वीकेंड भी बहुत अच्छा गुजारा होगा, खूब हल्ला गुल्ला भी किया होगा, खाबे भी उड़ाए होंगे। और हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे कोरोना वायरस की तीसरी लहर थम रही है, पाबंदियां भी खत्म होती जा रही हैं। अब तो होटल्स और रेस्टोरेंट्स में भी डाइनिंग की इजाजत मिल चुकी है, पार्क्स वगैरह भी खुल गए हैं हमारे लिए। तो वीकेंड को बेहतरीन अंदाज में गुजारने के कई जराए समझ लें कि हमारे पास मैसर आ चुके हैं। और आपने वीकेंड कैसा गुजारा है, क्या रूटीन थी आपकी वीकेंड के हवाले से, हमारे साथ भी शेयर करें। फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर अपना फीडबैक लाजमी दिया करें ताकि प्रोग्राम में आपके हम लोग पसंदीदा टॉपिक्स को ऐड ऑन कर लें। बात करते हैं खेल के मैदान की, तो दुनिया का सबसे बड़ा खेलों का मैदान जापान में सजने को तैयार है। और कोरोना वबा के बायस गुज़श्ता साल मुलतवी होने वाले टोक्यो ओलंपिक्स का आगाज 23 जुलाई से किया जा रहा है और ओलंपिक्स के मुकाबलों से पहले इवेंट की मशल भी दुनिया के दौरे पर मौजूद है। ओलंपिक्स मुकाबलों में शमूलियत के लिए पाकिस्तानी खिलाड़ियों की जानिब से खूब तैयारियां भी की जा रही हैं और जापान ने इंडिया और पाकिस्तान समेत कोरोना वायरस की डेल्टा किस्म से मुतासिर होने वाले 5 मुमालिक के खिलाड़ियों के खेल शुरू होने से पहले रोजाना की बुनियादों पर 7 रोज तक टेस्ट कराने का मंसूबा भी बनाया है। और ओलंपिक्स मुकाबलों में कितने पाकिस्तानी खिलाड़ी शामिल होंगे, इस हवाले से तैयारियां कैसी हैं, हमारी इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर असद अब्बास हैं, सेक्रेटरी मेडिकल कमीशन पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन। ऐसे मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। हमारे साथ इरम है जो किक बॉक्सिंग है करती हैं। इरम, आपको भी मैं खुश आमदीद कहती हूँ। हमारे साथ तलहा तालिब हैं, वेट लिफ्टर हैं। तलहा, मैं आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे बात करना चाहूँगी, ये टोक्यो ओलंपिक्स का आगाज़ होने जा रहा है 23 जुलाई से, तो कैसी तैयारियां हैं हमारी और कितनी टीम्स जो हैं वो यहाँ से शिरकत के लिए जा रही हैं? देखिए, इसमें एक तो वेट लिफ्टिंग का सबसे आखिरी क्वालिफायर हमारा तलहा तालिब है और उसके अलावा हमारी एथलेटिक्स के 2 प्लेयर्स हैं। अरशद नदीम है जेवलिन के, जो ऑलरेडी एशियन लेवल पे मेडल होल्डर है। उसके अलावा नजमा परवीन है। इसके अलावा माहूर शहजाद हैं बैडमिंटन से। इसी तरह बिस्मा खान है स्विमिंग से। और राइफल शूटिंग में हमारे बहुत अच्छे जो वर्ल्ड लेवल के प्लेयर्स हैं वो 3 क्वालिफायर्स हैं। सो बहुत बड़ा कॉन्टिजेंट नहीं है जितना होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मैं हमेशा यही मिसाल देता हूँ, मैं काफ़ी अरसे से पाकिस्तान स्पोर्ट्स के साथ मुंसलिक रहा हूँ, जितना आप गुड़ डालेंगे उतना मीठा मिलेगा, उतना ही होगा। बेशक ऐसे ही है। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन अपने तई बहुत कोशिश कर रही है किसी तरह खेलों को प्रमोट किया जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली खेलें प्रमोट होने की बजाय डिक्लाइन की तरफ जा रही है। अच्छा। एंड इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट ऑन आवर पार्ट कि हमारी बहुत सारी ऐसी टीमें जो पहले ओलंपिक्स में शामिल होती थी, मसलन हॉकी थी, इसके अलावा हमारे जो एथलीट्स थे वो काफ़ी सारे इसमें इस मेगा इवेंट में शामिल होते थे, वो अब क्वालिफाई नहीं कर सक रहे। उसकी बेसिक वजह ये है कि हमारी प्रायोरिटी, हमारी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी स्पोर्ट्स नहीं है अनफॉर्चुनेटली। ठीक है। हम खेलों पे या खिलाड़ी पे या ग्राउंड पे या फिटनेस पे या न्यूट्रिशन पे या एनवायरनमेंट पे उतना फोकस नहीं कर रहे जितना दुनिया कर रही है। ये सारे खेलों की आप बात कर रहे हैं कि तरजीह नहीं है या सिर्फ कुछ खेल हैं जिनकी तरजीह नहीं है? क्योंकि हम क्रिकेट तो देखते हैं, वो तो तरजीहात में शामिल है और टॉप फर्स्ट पे आती है वो तो। देखें जी, मैं क्रिकेट ऐसी गेम है जिसमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है। अच्छा। उसमें ब्रॉडकास्टर इतने पैसे दे देता है कि वो एक साल एक सीरीज खेलते हैं और 1 साल का खर्चा निकल आता है। फिर आईसीसी का एक बहुत अच्छा रूल है, प्रोफेशनल गेम है, वो साल का एक स्पेसिफिक फंड वो दे देंगे आपको, आप इस्तेमाल करें या ना करें। ठीक है। कोविड हो रहा है, तूफान आए हुए हैं, कुछ भी हो रहा है, जंग चल रही है, क्रिकेट होती रहेगी क्योंकि उसके बहुत सारे बेनिफिशरीज हैं, बहुत सारे लोग जो मीडिया से रिलेटेड हैं, चैनल्स हैं, मुख्तलिफ इदारे हैं, फिर उनको प्रमोट भी करते हैं और उनकी प्रमोशन भी हो रही होती है। बाकी जितनी गेम्स गवर्नमेंट डिपेंडेंट है वो उनका कोई हाल नहीं है। ये मैं समझता हूँ कि ये हमारी जो फेडरेशंस हैं वो बेचारी अपने तई बहुत ज्यादा कोशिश कर रही उसको प्रमोट करने के लिए। ठीक है।
और सम टाइम इनको स्पॉन्सर ढूंढने पड़ते हैं, एक एक दो दो प्लेयर्स को भी बाहर किसी क्वालिफायर में भेजने के लिए। सो मोस्ट ऑफ द हमारी जो स्पोर्ट्स है इट इज नेग्लेक्टेड वन। अब जब से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अलहदा हुई है, पहले इकट्ठी थी जी, बिल्कुल उस वक्त से स्पोर्ट्स का बेड़ा गर्क तो हुआ है। अच्छा, स्कूल लेवल पे जो आपको बेसिक नर्सरी मिलती थी वो इतनी बड़ी आपकी ब्रॉड बेस थी पिरामिड की कि आप 10,000 प्लेयर्स एक डिवीजन से निकाल सकते थे। लेकिन अब हमें ऐसा होता हुआ अब नजर आपके ही नहीं आ रहा। सरकारी बिल्कुल स्कूलों ऐसा का ही भी है। कोई हाल नहीं है और उसके अलावा फिर स्पोर्ट्स का भी कोई हाल बिल्कुल ऐसा ही है। अब नीरव, मैं आपसे बात करना चाहूंगी, आपका क्या इस पर अमल है? ओलंपिक्स के लिए जा रहे हैं, आप जा रही हैं, क्या तैयारियां हैं, किस तरह की चल रही हैं? नहीं, फिलहाल मैं किक बॉक्सिंग कर रही हूँ, तो जो मैं नहीं पार्टिसिपेट कर रही, जैसे कि सर ने बात की है कि जो गेम गवर्नमेंट पे है उसमें मतलब कोई इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया जाता प्लेयर्स को। अगर कोई बाहर से मेडल ले भी आता है, स्पॉन्सर के लिए बेचते हैं, तो बाहर से मेडल ले भी आता है तो कोई उनको वो मतलब नहीं दी जाती जो क्रिकेट को है, अहमियत नहीं मिलती है। अच्छा, तो यही चीज़ है कि अगर गवर्नमेंट यहाँ मतलब सपोर्ट नहीं करेगी तो प्लेयर्स आगे कैसे जाएंगे और बाहर जाके अपने पाकिस्तान का नाम कैसे रोशन करेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है। तलहा, आप क्या कहना चाहेंगे? आप इस चीज़ के बारे में क्या रद्द अमल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पाकिस्तान का इस वक्त बाद वेट लिफ्टर हूँ, जो 45 साल बाद ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग को पाकिस्तान रिप्रेजेंट करूँगा उधर। अच्छा, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है इसमें। मैं पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने सपोर्ट किया और ओलंपिक्स में मुझे जाने का मौका दिया। और इंशाल्लाह उधर भी अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी और उम्मीद है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम मैं मज़ीद रोशन करूँगा। तो तैयारियां कैसी चल रही हैं? क्या क्या तैयारियां की हैं आपने इस हवाले से? ये ट्रेनिंग मेरी काफ़ी इस वक्त हार्ड चल रही है अच्छा। अकॉर्डिंग टू ओलंपिक्स। और लास्ट 2 माह पहले मैंने एशियन चैम्पियनशिप में मेडल जीता था ठीक है। और वर्ल्ड चैम्पियन और ओलंपिक चैंपियंस के साथ मैंने फाइट किए थे। अच्छा, और इस दफ़ा भी उनके साथ ही कंपटीशन है मेरा और उम्मीद है कि काफ़ी अच्छा रिजल्ट आएगा। अच्छा, ठीक है। तो सर, आप मुझे बताइएगा कब जा रहे हैं पाकिस्तानी दस्ता जापान के लिए, रवाना कब हो रहा है? और उससे पहले जो बायो सिक्योर बबल में इन लोगों ने रहना है वो कब से स्टार्ट होगा? पाकिस्तानी दस्ता चूँकि मुख्तलिफ इवेंट्स होते हैं जी, ये इसमें प्रोटोकॉल ये है मेगा इवेंट्स का कि जो टीम जिस तरह पार्टिसिपेट करती है उस हिसाब से उनकी रवानगी और उनकी वापसी भी उसी तरह होती है, इकट्ठे नहीं जाते। ठीक है। हम 2 ऑफिशियल्स पहले जाएंगे जी बायो सिक्योर, वहाँ पे एनवायरनमेंट को इंश्योर करने के लिए और अच्छा। इनके लिए एनवायरनमेंट तैयार करने के लिए। ठीक है। 16th को ये बाकी कॉन्टिजेंट जाएगा जी और कुछ 22nd को जाएंगे। तो ये टोटल तकरीबन 20 के करीब पूरा कॉन्टिजेंट इंक्लूडिंग ऑफिशियल्स एंड एथलीट्स ठीक ये है। टोटल होंगे जी। बायो सिक्योर बबल के लिए एक इंतजामात तो हो चुके हैं, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने किए हैं। वो 1 हफ्ता पहले ये बायो सिक्योर में चले जाएंगे, लेकिन हमारे चूँकि प्लेयर मुख्तलिफ जगह पे ट्रेनिंग कर रहे हैं। राइफल शूटिंग की जो ट्रेनिंग होती है वो रेंज में होती है जी। ठीक है। वो एक स्पेसिफिक एरिया है, वहाँ पे वो ट्रेनिंग कर सकते हैं। उसके लिए स्पेसिफाइड वेपन्स चाहिए होते हैं, उनको टारगेट्स चाहिए होते हैं। वो कराची में ट्रेनिंग कर रहे हैं जी। अच्छा, और वो मेरा ख्याल है उस बबल में शायद शामिल ना हो सके, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सिक्योर एनवायरनमेंट है वहाँ पे, और वहाँ उनके जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने इंश्योर किया है। बाकी जो एथलीट्स हैं, स्विमर्स हैं, वो 1 हफ्ता पहले बायो सिक्योर में चले जाएंगे और वहीं से इस्लामाबाद से उनकी रवानगी। तो सर, हमने देखा है कि जापान की जानिब से 7 मुल्कों को कहा गया है कि इन्होंने लाजमी जो है ये चीज़ करनी है, कोरोना के हवाले से उनके खिलाड़ी जो है ज़रूर कोरोना टेस्ट करा के आए। तो क्यों आपको लगता है कि पाकिस्तान को उन 7 ममालिक की फहरिस्त में शामिल किया गया? देखिए, बात ये है जी कि ये इंटरनेशनल कुछ लॉबिंग होती है, कुछ वी आर चिल्ड्रन ऑफ लेसर गॉड। हमें बिलीव किया जाता है कि पाकिस्तानी चूँकि इस पसमानदा एरिया में रहते हैं। डेल्टा वायरस बेसिकली इंडिया का वायरस, एग्जैक्टली। अब उसकी 2-3 शहादतें यहाँ पे मिली कि कुछ लोगों में पॉजिटिव आया जी कराची में। तो ये एक भी वायरस आया तो फिर हम उस कैटेगरी में चले जाते हैं। तो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका और इंग्लैंड, इनको ग्रुप ए में रखा है। इनके बिफोर डिपार्चर दे आर सपोज्ड, एवरीबॉडी सपोज्ड टू गेट देयर कोविड टेस्ट डन 7 days एटलीस्ट
और फिर मतलब जाते ही रोजाना की बुनियाद पे? जी 7 दिन पहले से होंगे, ठीक है। और उनमें से 3 टेस्ट जो हैं वो उनकी पीसीआर टेस्ट होंगे, वो रिक्वायरमेंट है उनकी। फिर ये है कि ये समझ लें कि ये ओलंपिक्स में आधा स्पोर्ट्स होगी और आधा जो फाइट अगेंस्ट कोविड है वो होगी, या प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोविड होगी। बिल्कुल फिर बिल्कुल। जाते ही एयरपोर्ट पे भी टेस्ट हैं जी, वहाँ से आप क्लियर होते हैं तो फिर उसके बाद ओलंपिक विलेज में आपका टेस्ट होगा, और ओलंपिक विलेज में फिर सीक्वेंस वाइज आपके टेस्ट होते जाएंगे। उसके अलावा कुछ एप्लीकेशंस उन्होंने दिए हैं, सॉफ्टवेयर्स, वो आपके जो स्मार्टफोन है उसमें होंगे। अच्छा। और वो आपको पूरा स्पाई करेंगे कि आप सोशल कांटेक्ट में किस से रहे। कोई XYZ आपके कांटेक्ट में रहा या तो वो अगर वो पॉजिटिव आया आपको वो आइडेंटिफाई करके आपको भी क्वारंटीन कर सकते हैं। सो दे आर ट्राइंग देयर मैक्सिमम के वो किसी तरह बचा सकें और ये स्पोर्ट्स भी हमारी करवा भी सर यही तरजीह होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इस चीज़ से बच सकें, इस वायरस से बच सकें, ताकि हम भी महफूज रहें और हमारे साथ जो हैं वो लोग भी महफूज रहें। इरम, कब से आप ये सपोर्ट कर रही हैं और शौक कैसे पैदा हुआ, इंस्पिरेशन कौन है आपकी? मुझे शुरू से गेम का शौक था, बट मैंने पिछले 5 साल कोई प्लेटफॉर्म नहीं था जहाँ मैं अपने आप को जाकर रिप्रेजेंट कर सकती या अच्छा। गेम कर सकती। ठीक है। पिछले 5 साल से फिर मैंने पंजाब लेवल पे गेम स्टार्ट की थी। जो मेरे कोच थे वो थे सर कामरान नकवी थे। ठीक है। तो उन्होंने मुझे ट्रेनिंग करवाई, दिन रात बहुत ज़्यादा मेहनत कर, फैमिली की फुल सपोर्ट थी। और जो सर राना साहिद महमूद थे उन्होंने फिर आगे इवेंट्स दिए खेलने के लिए। तो मैं 3 नेशनल में जो है वो गोल्ड मेडल हूँ। एक इंटरनेशनल टूर हुआ था, कराची में था, इवेंट हुआ था उसका किक बॉक्सिंग का, तो उसमें भी मैंने गोल्ड लिया था। और जो 2020 में हुई थी नेशनल, उसमें जबकि मैंने ट्रेनिंग को स्टे दिया हुआ था तो उसमें मेरा सिल्वर मेडल था, जो कि मैं डिपार्ट से फाइट जो थी हार गई थी। अच्छा। तो जी इरम, एज अ बीइंग अ वुमेन या बीइंग अ गर्ल, क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े आपको? जाहिर है जब बंदा घर से निकलता है, गेम में था तो मोस्टली लोगों का ये था कि गर्ल्स है कर नहीं सकती है। तो लेकिन मेरी फैमिली की सपोर्ट थी, तो फिर मैंने लोगों की बातों पे इतना गौर नहीं दिया, फोकस नहीं किया कि लोग क्या कह रहे हैं। ये था कि फैमिली की सपोर्ट हो तो इंसान हर जगह जा सकता है। बस इसी लिहाज मैंने कहा कि नहीं, लोगों की बातों पे फोकस नहीं, अपने गेम पे किया है। तो क्योंकि गेम करते हैं इंसान खुद को भी सेव कर सकता है। गर्ल्स के लिए आजकल बहुत ज़रूरी है गेम करना। इससे यह है कि सेल्फ डिफेंस भी इंसान को अपना डिफेंस कर सकता है। किसी भी मतलब जगह पे जाता है तो गर्ल्स को इतना होना चाहिए खुद पे, तो वो हर तरह के जो प्रॉब्लम है वो फेस कर सकती है। तो सेल्फ डिफेंस बहुत ज़्यादा लाजमी हो चुका है, खासतौर पर गर्ल्स के हवाले से, कि उनको सेल्फ डिफेंस करना आना चाहिए। तलहा, आप थोड़े अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए, कब से आपने ये स्टार्ट किया वेट लिफ्टिंग करना, और अभी कितने मुकाबलों में हिस्सा ले चुके हैं आप और क्या क्या जीत चुके हैं? मैंने 8 साल की उम्र में वेट लिफ्टिंग स्टार्ट की थी। मेरे वालिद साहब का वेट लिफ्टर हैं। उनका शोल्डर इंजर्ड हो गया था। उनकी कुछ ख्वाहिशें थी कि वो पाकिस्तान का नाम रोशन करें, लेकिन शोल्डर की वजह से वो नहीं ज़्यादा ट्रेनिंग कर सके। फिर उन्होंने मुझे ट्रेनिंग स्टार्ट करवा दी। ठीक है। उनकी ख्वाहिश थी जो मैं नहीं कर सका मेरा बेटा करे। 2011 में मैंने अंडर 14 नेशनल चैम्पियनशिप जीती। उसके बाद 2015 में मैंने कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स में इंटरनेशनल अपना पहला कंपटीशन जीता। अच्छा। और तब से अब तक मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए साउथ एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप, कॉमनवेल्थ गेम्स, इस्लामिक वर्ल्ड चैम्पियनशिप में काफ़ी ज़्यादा मेडल जीत चुका हूँ। और मुझे फ़ख्र है कि मैंने पाकिस्तान का नाम वहाँ पे रोशन किया। बिल्कुल ऐसे ही है, हमें भी फ़ख्र है आप जैसे एथलीट्स पर, आप जैसे खिलाड़ियों पर जो बाहर जाके पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं और फतूहात हासिल कर रहे हैं। सर, हम देखते हैं कि पहले जैसी फतूहात जैसे हमारे एथलीट्स जीतते थे, हासिल करते थे, अब उस तरह नहीं कर पा रहे। क्या पैशन की कमी है या क्या क्या मसाइल का सामना करना पड़ता है जिसकी वजह से हम लोग थोड़े से पीछे हैं? देखिए जी, मिन हैसल कौम हम हर चीज़ में अनफॉर्चुनेटली थोड़ा डिक्लाइन की तरफ चले गए। अच्छा। उसकी बेसिक वजह एक पैशन की कमी भी है जी। दूसरा ये है कि मॉनेटरी इन्वॉल्वमेंट इतनी है, फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट इतनी है कि हर चीज़ में कंपैरिजन आ गया। अब हर स्पोर्ट्स को क्रिकेट के साथ कंपेयर करना, ये बहुत मुख्तलिफ चीज़ें हैं। एग्जैक्टली। क्रिकेटर एक सीज़न खेलता है और बेशुमार पैसा इकट्ठा कर लेता है। ये खिलाड़ी जितने भी बाकी अदर दैन दिस हैं जो ओलंपिक्स के हैं, या बाकी जितने भी आपके 23, 24, 25 कैटेगरीज हैं मुख्तलिफ स्पोर्ट्स की, ये जितने भी प्लेयर्स हैं सारी ज़िंदगी भी उतना पैसा नहीं कमा सकते। एक तो ये है फ़र्क। दूसरा ये है कि हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं
जिनको मॉनिटर करने की जरूरत है, उनमें एक चीज तो ये है कि आप ग्रास रूट लेवल पे नेशनलिज्म को प्रमोट नहीं कर सक रहे उतना जितना होना चाहिए। ठीक है। पूरी दुनिया में नेशनलिज्म को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है, हमारे निसाब में नेशनलिज्म नहीं है। दूसरा ये है कि आपकी, जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया कि स्पोर्ट्स आपकी स्कूल और कॉलेज लेवल पे वो खत्म हो गई। उससे ये है कि आपका एक मुकाबले का रुझान जो है वो खत्म हो गया। अब वो जो चीजें आपकी इंस्टिंक्ट में शामिल होनी चाहिए थी वो खत्म हो गई। ठीक है। ठीक है ना। अब ये सारी चीजें इनबिल्ट होती हैं, आदतें जो हैं वो 10-12 साल में डेवलप होती हैं। 20 साल के अंदर आपकी जो आदतें हैं वो आपकी फितरत में तब्दील हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जब तक आप फितरतन जीतने की ख्वाहिशमंद नहीं रखते या फितरतन आप अपना पैशन नहीं रखते कि मैं पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं और मेरा कोई और मकसद नहीं है, उस वक्त तक ये चीजें मिलना जरा मुश्किल हो जाएंगी। बिल्कुल। टोक्यो ओलंपिक्स के हवाले से कि 23 जुलाई से उसका आगाज़ होने जा रहा है और हमारे जो खिलाड़ी हैं वो लोग भी उसमें पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। और इस हवाले से डॉक्टर असद अब्बास शाह हमारे साथ मौजूद थे, सेक्रेटरी मेडिकल कमीशन पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के भी मेंबर हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया। इरम आपका भी बहुत शुक्रिया और तलहा आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पर आए हैं। मजीद भी आपसे गुफ्तगू करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त पर एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब आपकी कुछ माजी की यादें ताज़ा करते चलें और आपको दिखाते हैं आपको पीटीवी के एक मज़ाहिया प्रोग्राम का क्लिप जो उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आइए तो मिलकर देखते हैं। जनाब उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये प्रोग्राम का क्लिप मज़े का लगा होगा। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ बात करते हैं कानूनी मामलात के हवाले से। तो कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो तारीखी हैसियत इख्तियार कर जाते हैं और उनके फैसले अदालती नज़ीर के तौर पर सालों इस्तेमाल किए जाते हैं। गुज़श्ता हफ्ते भी एक ऐसे ही केस का फैसला हुआ है जिसने बहुत सारे मामलात को सुलझा दिया है और लाहौर हाई कोर्ट में हक महर से मुताल्लिक केस में जस्टिस अनवार हुसैन ने मुजफ्फरगढ़ के रिहायशी मोहम्मद कयूम की अपील पर समाअत की है और जिसमें दरखास्त गुजार की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि मोहम्मद कयूम ने रेहाना शम्स से शादी की और निकाह नामे में हक महर 3 तोला तलाई जेवर और 5 मरले का घर लिखा गया और बीवी ने घर अपने नाम कराने के लिए ट्रायल कोर्ट से रुजू किया। अदालत ने बीवी के हक में दिया हक़ाइक़ के बरक्स फैसले को कलअदम करार दिया जाए। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की अपील मुस्तरद करते हुए 8 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया है जिसमें अदालत ने करार दिया है कि हक महर में लिखी गई हर चीज शौहर बीवी को देने का पाबंद है। हक महर की अदायगी में शौहर को इस्तिस्ना नहीं दिया जा सकता। अदालत ने यह भी करार दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में शौहर निकाहनामे के कॉलम 13 से 16 में दर्ज चीजें बीवी को देने का पाबंद होता है। इस हवाले से मजीद भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं खतीजा सिद्दीकी हैं, एडवोकेट हैं और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं। खतीजा मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? खतीजा, लाहौर हाईकोर्ट ने हाल ही में एक हक महर के केस के बारे में फैसला सुनाया है, तो इस केस के बारे में हमें बताइएगा इसके नकात क्या थे और क्या फैसला किया गया है इसमें हक महर के हवाले से। इसमें सबसे पहले तो निकाह नामे की जो इम्पोर्टेंस है मैं आपको थोड़ी सी वो बता दूं कि जितने भी क्लॉजेज हैं उन सबको फिल करना, उन सबको जानना बड़ा ज़रूरी है एक औरत के लिए। शादी के मौके पे होता ये कि इतना खुशी का मौका होता है, कोई लड़की जो है ना लड़का जो है वो देखता नहीं कि क्या क्या वो फिल कर रहे हैं, क्या क्या जो निकाह जो ख्वान होता है वो क्या क्या उसमें कट डाउन कर रहा है या क्या डाल रहा है। तो वो बड़ा ज़रूरी होता है कि जो लड़की और लड़का जो है वो खुद चार्ज लें, एटलीस्ट लड़की एक एक क्लॉज को पढ़े कि उसमें क्या लिखा हुआ है। अच्छा। और निकाह के वक्त होता ये है कि म्यूचुअली एग्री हो जाता है कि जी ये हक महर है, ये हम इसमें लिख रहे हैं। तो वो क्लॉज 13 से लेके क्लॉज 16 तक उसमें होते हैं। क्लॉज 13 में बताते हैं कि ये रकम है, ठीक है, जो महर के तौर पे। हक महर होता क्या है? इट्स अ गिफ्ट बेसिकली। गिफ्ट होते हैं क्यों? एज अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट, कि रिस्पेक्ट के, क्योंकि लड़की जो है वो एक तरह से अपना घर छोड़ कर आ रही होती है लड़के के घर में,
तो वो रिस्पेक्ट के तौर पे लड़का जो है एक गिफ्ट के उससे ना वो देता है लड़की को। ठीक तो है। ये लड़की का इस पे कंप्लीट कंट्रोल है, ये कोई लड़की का कोई रिश्तेदार, कोई उसके वालिदैन भी इवन नहीं ले सकते। ठीक है। इसकी इतनी इम्पोर्टेंस है हमारे इस्लाम में भी और हमारे कानून में भी। अब होता क्या है कि लड़की देखती नहीं है कि क्लॉज 13 से लेके क्लॉज 16 में क्या लिखा हुआ है, कितनी रकम दी गई है, क्या अगर उसमें कोई जेवर दिया गया है तो वो कितना है, अगर कोई प्रॉपर्टी है तो वो क्लॉज 16 के अंदर लिखी जाती है, वो कितनी है। ठीक है। तो अमूमन ये होता है। अब इस जजमेंट में जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज़ जो है वो आई है सामने कि अगर क्लॉज 16 में कोई प्रॉपर्टी है और ये नहीं लिखा गया हक महर कि वो कब दी गई, वो शादी के दो तरह होते हैं, एक तो या तो आप शादी के मौके पे देते हो जिसको प्रॉम्प्ट डावर कहते हैं कि वो उसी वक्त दे दिया गया निकाह के टाइम पे, अगर होता है डिफर्ड गैर मुअज्जल वो होता है बाद में किसी मौके पे। अगर आपने उस मौके का नहीं लिखा हुआ निकाहनामे में तो वो सेक्शन 10 अप्लाई होता है मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस का। उसमें ये होता है कि अगर मोड और टाइम नहीं लिखा हुआ तो वो बीवी जब मर्जी मांग सकती है, डिमांड कर सकती है। अब इस केस में था ये कि तलाक नहीं हुई हुई थी, सबसिस्टिंग थी, मैरिज इंटैक्ट थी। तो लड़की ने कहा मुझे मेरा घर दो, और लड़की कह सकती है, लड़की का पूरा राइट है। अगर मैं बीइंग अ वाइफ मैं कहती हूँ कि जी मैं शादी कॉन्ज्यूमेट नहीं करूंगी या मैं राइट्स पूरे नहीं करूंगी खाविंद के जब तक मुझे हक महर नहीं मिलता, मैं कह सकती हूँ, ये मैं इस्लाम में कह सकती हूँ, ये हमारा हक है। ठीक है। तो ये जो है उसने बिल्कुल जो बड़ा अच्छा फैसला है बड़ा हाई कोर्ट का कि उसमें उन्होंने कहा कि चूंकि उस पे निकाहनामे पे ये नहीं लिखा हुआ था कि कब दिया जाएगा, आया वो डिफर्ड डावर जो बाद में देना था वो तलाक की सूरत में दिया जाएगा या खुला की सूरत में, कुछ भी नहीं स्पेसिफाइड नहीं था तो वो तब होएगा जब बीवी जब मर्जी मांग सकती है। ठीक है। और हक महर क्या सिर्फ खदीजा तभी दिया जाता है जब वो निकाहनामे में तय हुआ हो, या ज़बानी कलामी भी जो अदायगी होती है या जो चीज़ कही जाती है वो भी हक महर कहलाती है? इसमें 2-3 चीज़ें। एक आता है हक महर का लीगली, अगर हम कानूनी पहलू देखें तो जजमेंट्स हमें बेतहाशा हैं जो कहती हैं कि जी निकाहनामे से पहले भी वो डिसाइड हो सकता है, ड्यूरिंग निकाहनामा भी और आफ्टर शादी भी। ठीक है। तो 3 मौकों पे ओरली भी हो सकता है। लेकिन इसमें इशू आ जाता है कि अगर ओरली होता है, मैं सपोज करें डिसाइड करती हूँ कि जी हमारा हक महर होगा 5 लाख और वो शादी से पहले है और वो निकाहनामे में नहीं लिखा गया, तो उसको अदालत में जाके प्रूव करना बड़ा मुश्किल होगा। या शादी के बाद भी अगर मैं कहती हूँ कि जी इसमें ऐड करना है, वो ऐड भी हो सकता है, निकाहनामे में तरमीम भी हो सकती है। लेकिन फर्ज करें अगर कोई मसला आ जाता है, सब तलाक तक नौयत पहुंचती है, तो लड़की वाले आके अदालत में ये कहेंगे कि जी ये तो इसमें फोर्जरी हुई हुई है, ये तो था ही नहीं कभी भी। लड़के वाले आके कुछ कहेंगे ये ने गलत किया, ये तो बनता ही नहीं था मैं। तो देने के टाइम पे ना वो लड़की बेचारी जो है उसको नहीं मिलता। मोस्टली यही होता है कि उसको अपना गिव अप करना पड़ता है अगर वो खुला का केस करती है और सारा कुछ। तो लड़के वाले वाकई में जब देने की बारी आती है तो वो एज अ गिफ्ट भी जो है वो बेचारी लड़की की सिक्योरिटी भी वो सारी वो नहीं देते। बिल्कुल ऐसे ही है। और लेकिन आप जैसे कह रही हैं कि सबका हक है, लड़का और लड़की दोनों का हक है कि जब उनका निकाह हो रहा होता है तो वो एक वो जो हमारे निकाह में है वो सारे देखें। तो लेकिन ऐसा तो होता ही नहीं है। वो जो वो जो मौलवी साहब होते हैं वो तो ऑलरेडी पहले ही उन्होंने खुद से ही कांटे भी मार दिए होते हैं, खुद से ही वो सब कुछ करके लेकर आते हैं। तो ये चीज़ इस माइंडसेट को चेंज होना कितना ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि अगर लड़की एक कहे अपने घर वालों को कि मैं खुद सब कुछ फिल करना चाहती हूँ तो उसको तो बुरा समझा जाता है कि अब तुम ये करोगी खुद। बिल्कुल ये हमारा माइंडसेट है, लेकिन इसमें चेंज आ रहा है। कुछ लड़कियां वाकई में अब स्टैंड ले रही हैं और अब वो इसका चार्ज ले रही हैं कि भाई हमारी शादी है, मियाँ बीवी ने गुजारनी है, किसी तीसरे का इसमें है ही नहीं, तो क्यों ना हम खुद देखें कि क्या क्या निकाहनामे में लिखा हुआ है क्लॉजेज में, ताकि हम उसको फिल करते हुए हमें पता हो कि हम जो एंड में सिग्नेचर कर रहे हैं लाइक कॉन्ट्रैक्ट है, वो भी लीगल कॉन्ट्रैक्ट है, वो क्यों हम कर रहे हैं। तो वाकई में अभी तक ये एक बड़ी जो है ना रिवायत बरकरार है, इस पर बड़ी कुछ फतवे भी आ गए में। उसमें क्लॉजेज होते हैं कुछ जो कैंसिल आउट कर दिए जाते हैं। Exactly. इसमें लड़की ने कोई चीज़ अपना कोई टर्म्स एंड कंडीशंस मांगने के जी मुझे हर महीने इतने पैसे दें या फिर मेंटेनेंस का या कुछ भी मांग सकती है। उसमें कुछ भी लिख सकती है कि मैंने शादी के बाद जी पढ़ाई करनी है अपनी कंप्लीट, वो ये भी लिख सकती है उसमें। लेकिन वो नहीं किया जाता, वो भी काट दिया जाता है। और जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो डेलीगेटेड राइट ऑफ तलाक है कि लड़की को भी जो खाविंद है वो तलाक का राइट दे सकता है, जिसमें उसको अपना हक महर फॉर गो नहीं करना पड़ेगा 25%।
तो वो जो है वो भी कट डाउन कर दिया जाता है और लड़की की इल्म में भी नहीं होता कि उसके पास राइट नहीं है। फिर जब खुदा न खास्ता बात नौयत जो है वो तलाक तक जाती है, फिर पता चलता है कि जी ये तो कट डाउन था, उसमें उसने कभी देखा हुआ ही नहीं था कि उसके पास राइट नहीं होता तलाक का। तो क्या खतीजा ये जो ऑलरेडी पहले काट दिए जाते हैं ये क्लॉज, क्या ये कानूनन गैर कानूनन है? क्या इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है उस फर्द के खिलाफ जो ऑलरेडी इसको काट कर लेकर आ रहा है? देखिए इसमें ना हमारा थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है इस्लामिकली भी और लीगली। एक कानून एक चीज़ है, इस्लाम एक चीज़ है। तो इस्लाम कहते हैं कि जी खाविंद के पास यूनिलैटरल राइट ऑफ तलाक है कि वो वर्बली भी बोलता है तो तलाक जो है वो वैलिड हो जाती है। लेकिन इसमें अब कुछ इश्यूज आते हैं। अगर आप वो क्लॉज जो है वो कैंसिल आउट करते हो तो वो आप बीइंग क्योंकि आप साइन कर रहे हो ना, तो वो आपने खुद देखने के वो हो रहा है कि नहीं हो रहा। उसमें निकाह ख्वान को नहीं उस पर वो लेकर आते हैं, कोई बर्डन नहीं होता उस पर। लेकिन इस पे क्योंकि इस्लाम को ले आते हैं कि जी फतवा है कि जी इस्लाम कहते हैं कि जी सिर्फ खाविंद दे सकती है, बीवी नहीं दे सकता। हालांकि डेलीगेटेड है, बीवी खुद खाविंद खुद कह रहे कि जी मैं बीवी को ये राइट दे रहा हूँ, तो वो इस्लामिकली फिर करेक्ट आ जाते हैं। लेकिन इसमें कुछ लोग कहते हैं नहीं सही, कुछ लोग कहते हैं बड़ा जो है ना कॉन्फ्लिक्टेड है ये एरिया। तो थोड़ा सा इशू इसमें आता है। लेकिन एक बड़ी ज़रूरी जो बात, चूँकि आप वो क्लॉजेस की बात कर रही हैं, हमारे निकाह जो हमारा निकाह नामा है उसमें कहीं पर भी डाउरी जिसको जहेज कहते हैं उसका कहीं जिक्र नहीं है। ठीक है, उसका वो ब्राइडल गिफ्ट्स के तौर पे दिए जाते हैं कि जी लड़की अपनी मर्जी से लेकर जा रही है, अपनी मर्जी से कुछ भी लेकर चले जाए। तो तब इशू तब आता है जब तलाक पे नौयत आती है, तलाक पे बात पहुंचती है, तब जो है वो लड़की जो है वो केस फाइल करती है, अपनी वो जो चीज़ें सारी दी होती हैं लड़के वालों को, जो लड़के वालों के घर में होती है, वो जहेज वापस लेने का। तो इसका एक बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन है जो लोगों को नहीं पता, जो हमारे कानून में लिखा हुआ है लेकिन प्रैक्टिस नहीं होता। ठीक है, हमारा ब्राइडल गिफ्ट्स का जो रूल्स हैं, जो एक्ट है, वो कहते हैं कि जब आप जो भी गिफ्ट्स हैं वो देते हैं उसकी लिस्ट जो है, डाउरी आर्टिकल्स उसको कहते हैं, डाउरी आर्टिकल्स अगर आप निकाह नामे के साथ अनेक्स कर दें सारी लिस्ट, ठीक तो है, आपके वो यूनियन में आपके जो आर्बिट्रेशन काउंसिल है वहाँ वो रजिस्टर हो जाएगी। ठीक है, जब वो रजिस्टर्ड लिस्ट होगी तो एक एक चीज उसमें लिखी होगी कि लड़की की तरफ से क्या दिया गया या लड़के की तरफ से क्या दिया, ये वाइस वर्सा चलता है। तो जब ये लिस्ट आपके सामने होगी तो जब अगर खुला या तलाक तक बात पहुंचती है तो एविडेंस की जरूरत नहीं होगी, अदालत के सामने वो रजिस्टर्ड जो है निकाह नामा और वो रजिस्टर्ड लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स पड़ी होगी, तो वो इशू नहीं आएगा कोई कि जी लेकर आए, साबित करें आपने क्या क्या दिया था, एविडेंस नहीं होगी, सारों की स्टेटमेंट्स नहीं होंगी, तो वो काम थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक तो है, इस सिलसिले में लोगों को लिए ये अवेयरनेस बड़ी ज़रूरी है कि ये हमारा कानून जो है ये कहता है कि लिस्ट दें। उस वक्त मुझे पता है खुशी का मौका होता है, कहते हैं क्यों इन चीजों हम का क्यों ये ध्यान लिखें, हम नहीं क्यों रखा ये जाता, करें, बेशक लेकिन रखना ऐसे ही है। चाहिए, हाँ बिल्कुल जी। रखना चाहिए। खतीजा, दूसरा अगर उस पे ही बात आ जाए हक महर पर, तो अगर शौहर बीवी के डिमांड के बगैर भी उसको हक महर नहीं दे रहा तो वो क्या कानूनन जुर्म है? वो बिल्कुल देखें मैंने जैसा पहले बताया, ये हक महर इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर लड़की कहती है ना कि मैं अपने घर वापस जा रही हूँ तो मुझे मेरा हक महर नहीं दे रहे, तो वो ये कर सकती है। उसको कानूनी तौर पे वो इसका पाबंद है, वो इस्लामिकली इस चीज़ का पाबंद है कि वो पहले जो लड़की है उसका वो राइट पूरा करे, क्योंकि ये गिफ्ट है। और ये गिफ्ट जब तक कि मैं बीइंग अ लड़की फॉर गिव नहीं करती, मैं कहती हूँ कि चलो रहने दो, लेकिन तब भी कुछ जो है वो इस्लाम कहते हैं कि तब भी अगर लड़की कहती है रहने दो, मुझे हक महर नहीं चाहिए, तब भी दो। तो इसमें भी ना बड़ी डिफरेंट सी चीज़ें आती है। लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस बताने के लिए ये चीज़ है कि अगर लड़की कह भी रही है ना कि मुझे नहीं चाहिए, तब भी उसको दो, ये इतना इम्पोर्टेंट है। तो क्या आपको क्या लगता है, हम देखते हैं कि अमूमन तलाक के केसेस में जो शौहर है वो टाल मटोल करते हैं हक महर देते हुए, इसकी क्या वजह है? क्या प्रैक्टिस नहीं है या क्या आपको बैकग्राउंड में लगता है इसकी वजूहात? देखिए, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर इस्लाम को ही सामने रख के देख लिया जाए तो चूँकि वो अपने राइट्स के बारे में नहीं पता होता कि इस्लाम क्या कहते हैं, हक महर के बारे में वो ही नहीं पता होता, तो वो टाल मटोल की बात तब आती है जब अदालत में जाता है और हक महर लड़की मांगती है अपना। अगर तो वो डिफर्ड होता है, इसमें मैंने बताया मौके पे नहीं दिया गया, निकाह नामे के निकाह करते वक्त नहीं दिया गया, शादी के मौके पे नहीं दिया गया, तो वो डिफर्ड होता है। तो उसमें आ जाता है अगर वो कोई प्रॉपर्टी है या कोई वो तो कहते हैं कि जी हमारी तरफ से उसकी तरफ क्यों जाए, अब तो बात ही ख़त्म हो गई है। तो अगर लड़की खुला लेती है तो उसको 50% जो है वो डिफर्ड डावर में से देना पड़ता है।
लड़के को, तो उसके लिए फिर प्रॉपर जो है वो एक लंबा केस चलता है कि जी साबित किया जाता है कि वापस होएगा। और जो प्रॉम्प्ट है, अगर लड़की को डाइवोर्स नहीं मिल रही, वो खुला ले रही है, तो प्रॉम्प्ट टावर जो उस वक्त शादी के मौके पे दिया गया था उसमें से भी 25% देना पड़ता है, जिसकी वजह से जो लड़के हैं वो ये चाहते हैं कि जी लड़कियां अदालत जाएं, वो खुला की डिग्री लें और वो जाकर यूनियन काउंसिल में करा दें रजिस्टर, खुद ही ये लड़कियां करें। लड़के अपने ऊपर से पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हटा देते हैं क्योंकि उनको फिर हक मेहर पूरा का पूरा देना पड़ता है। वो इसीलिए लड़कियों को जो है ना वो थोड़ा जलील करने के लिए भी कि जी तो क्या खतीजा अगर लड़की खुला लेती है तो वो मुकम्मल तौर पर हक मेहर से दस्तबरदार हो जाती है? नहीं, ये गलत एक हमारी इंटरप्रिटेशन है। मुकम्मल तौर पे नहीं, सिर्फ 25%। लेकिन अब आप देखिए अगर हक मेहर की अमाउंट ही इतनी कम है तो फिर वो उसका बेचारी के पास रहता ही कुछ नहीं है। अगर सपोज करें 10,000 है या 5,000 हक मेहर की रकम लिखी हुई है तो वो 25% भी उसमें से अगर वो दे देती है खामिन को वापस, तो रहता ही कुछ नहीं है। तो वो एक जो है ना होने के बराबर आ जाती है चीज़। जहाँ पर बड़ी हक मेहर होती है, जिसका कोई बहुत ज़्यादा सोना है, ज़्यादा प्रॉपर्टी है, इश्यूज आते हैं तब आते हैं, exactly. केस चलते हैं। तो क्या हमारे लॉज में ये लिखा गया है कि कम से कम हक मेहर की कितनी रकम होनी चाहिए, या ये सिर्फ दोनों फ्री कैन ही तय कर लेते हैं? ये ना म्यूचुअली डिसाइड होते हैं। इसमें हमारा इस्लाम या हमारा शरिया, हमारा कानून कोई मिनिमम या मैक्सिमम लिमिट की अमाउंट नहीं बताता। ठीक है, हाँ जी। कुछ लोग कहते हैं कि जी इसका मिनिमम होना चाहिए ₹32, लेकिन उसकी कोई जो है ना बेसिस नहीं है वो कैलकुलेट करने की, वो बिल्कुल बेसलेस है। तो कानून या फिर शरिया नहीं कहता कि आपकी इतनी मिनिमम अमाउंट होनी चाहिए या इतनी मैक्सिमम होनी चाहिए। जो दोनों पार्टीज़ हैं, मियाँ बीवी हैं, उनके ख़ानदान है, वो आपस में मिल बैठ के डिसाइड कर लें। या लड़के वाले जितने, अक्सर ये होता है लड़के वाले डाल देते हैं उसमें, लड़की वाले कोई ऑब्जेक्शन नहीं करते, वो कहते हैं जितने लिखती हैं उतने ही सही। हाँ। तो इस पे वो बस म्यूचुअली डिसाइड हो जाता है, या जो लिख दिए जाते हैं वो लड़की को मानना पड़ता है। तो इसमें भी जो है ना ये थोड़ा सा है जो लड़की तो खतीजा आपको क्या लगता है हक मेहर औरत के लिए कितनी बड़ी एक माशरती सिक्योरिटी कह दें कि उसके हक में ही होती है? देखिए, अगर तो डिपेंड करता है कि हक मेहर प्रॉम्प्ट था या डिफर्ड था, मौके पे दिया गया या बाद में दिया गया। जब बाद में देने की बात आती है तो वो इश्यूज क्रिएट होते ही होते हैं। तो बेस्ट यही होता है कि जो लड़की है वो अपना हक मेहर मौके पे ही वो उसी वक्त ले ले, मुअज्जल कर ले, ताकि वो बाद में कोई इशू ना हो। कोई प्रॉपर्टी है वो मुअज्जल ही उसके नाम हो जाए, वो जो सोना है वो उसी वक्त उसकी पोजेशन में दे दिया जाए, कैश है वो उसको पोजेशन में दे दिया जाए, क्योंकि वो उसका एज ऑफ राइट उसके लिए, उसी के लिए ही है, वो उससे कोई ले नहीं सकता। तो मेरे ख्याल में ये सिक्योरिटी तब तक बनती है जब तक उसको अदालतों में नहीं जाना पड़ता। अच्छा। जब तक उसको मांगने के लिए भीख नहीं मांगनी पड़ती कि ये मेरा राइट है, ये मुझे दे दें, और उसको पूरा केस नहीं लड़ना पड़ता 2-3 सालों का। तो ये जब वो करना पड़ता है, उसको अदालत में जाना पड़ता है, उसको सारे स्टेप्स इंड्योर करने पड़ते हैं, तो इससे बेहतर वो कहती है कि मेरा हक मेहर माफ कर दें, मुझे बस मेंटेनेंस दे दें, मुझे मेरे बच्चे का खर्चा दे दें, हक मेहर नहीं मुझे चाहिए। क्योंकि उस पर उधर से भी ऑब्जेक्शंस आ रही होती हैं। तो अगर वो माफ़ कर देती है अदालत में, तो वो तो उनके लिए, लड़के वालों के लिए तो ये बेस्ट चीज़ है ना कि भाई हमें हक मेहर नहीं देना पड़ेगा, बस हम बच्चों का खर्चा या जो भी तलाक के बाद की चीज़ें होती हैं वो करें। तो मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा जो है ना लड़कियों को चार्ज लेना पड़ेगा जब तक वो निकाह नामे को थ्रू एंड थ्रू नहीं उसको रीड करती। सिर्फ एक कागज है जिसको आपने रीड करने, और आपने रीड से पहले ही रीड कर लें। अब तो इंटरनेट पे आपको मिल जाएगा जहां से आप निकाल के अपने निकाह ख्वान को बता दें कि ये जो कॉलम है, जो डेलीगेटेड राइट वाला क्लॉज है, उसको ना कट आउट करें, किसी क्लॉज को भी ना कट आउट करें, क्योंकि ये हमारा राइट है। बिल्कुल ऐसे ही है। और हम देखते हैं खतीजा कि इस तरह के तलाक के केसेस जब आते हैं अदालत में तो बहुत डिले हो जाते हैं, 2-2, 3-3, 4-4 साल ये चलते हैं। इनकी क्या वजूहात है? क्या हमारे पास सहूलियात नहीं हैं, अलग अदालतें नहीं हैं जिनकी वजह से ये डिले हो जाते हैं? देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि खुला के केसेस अगर मैं आपको बताऊं वो 6 महीने 7 महीने, उसमें जजेस जो हैं वो चूँकि खुला का, डिवोर्स का एक इशू होता है तो वो जल्द से जल्द कर देते हैं। जो बाकी केसेस होते हैं ना वो इकट्ठे ही फाइल हो जाते हैं। ठीक है। जैसा खुला हो गया, मेंटेनेंस हो गया, बच्चों की कस्टडी का हो गया, ये और हक मेहर का हो गया, ये सारी चीज़ें, या जहेज़ का, ये सारी चीज़ें जो है ना ये इकट्ठे एक ही केस इनका फाइल हो जाता है। अलग अलग लड़की को केसेस फाइल करने की ज़रूरत नहीं होती। तो 6 महीने के अंदर अंदर खुला की डिक्री हो जाती है। और जो बाकी केसेस हैं वो फिर लंबे चलते हैं, मेंटेनेंस का, कस्टडी का, फाइनल जब तक वो उसमें एविडेंस नहीं आती, दोनों पार्टीज की तरफ से गवाहान नहीं आते, उन पे जरा नहीं होती, तब तक वो डिसाइड नहीं होता। अब इसको प्रोलॉन्ग करने का, अगर एक पार्टी ने अपनी ईगो का इशू बना लिया कि जी दूसरी तरफ को तंग करना है,
तो वो एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन देंगे। अच्छा, Okay, मतलब जब तक पार्टीज भी application- प्रोलोंग कर सकती हैं, वो ठीक भी है। कर सकती हैं। और मोस्टली वजह यही होती है कि पार्टी कह रही होती है कि जी उनको हमने तंग करना है अदालत में। मेरे पास बड़े लोग आए हैं, मुझे कहते हैं कि जी हमें लड़के वालों ने बड़ा तंग किया है, लड़की को बड़ा जो है ना बड़ी बुरी तरीके से घर से निकाला, ये वो उनको अदालत में तंग करना है। तो मतलब ये जो है ना एक थोड़ा सा ईगो इशू होता है। दोनों पार्टीज को समझना चाहिए कि अगर उनके कोई बच्चे हैं तो इन दी एंड वो बच्चे अदालतों में सफ़र करते हैं, वो अपने माँ बाप को झगड़ता देखते हैं और उनको साइकोलॉजिकली जो इम्पैक्ट होता है, जो उनका सोशल अपब्रिंगिंग में जो उन पर इफेक्ट होता है वो बहुत मैसिव होता है और वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो उनको थोड़ा सा ना सैक्रिफाइस इस चीज़ पे करना चाहिए कि बच्चे सफ़र ना करें उनकी अदालत की इस जंग से। क्योंकि वो जब अदालत में आते भी हैं तो बड़ी दफ़ा ये होता है कि वो उलझ पड़ते हैं, एक पार्टी उधर से लड़ रही है, दूसरी पार्टी उधर लड़ रही है कि इन्होंने ये कर दिया, उन्होंने ये कर दिया। तो इस चीज़ को रोकने के लिए ना ये एमिकेबली बैठ के ये चीज़ें डिसाइड होनी चाहिए, ना कि जी तुम वकील को कह देना, वकील एप्लीकेशन दे दे केस को लंबा करे, अभी एविडेंस नहीं हमने करानी, अभी हमने जिरानी करनी, अभी ये डेट ले लें जाके। तो ये डेट्स का कॉन्सेप्ट, फिर उसके बाद स्ट्राइक आ जाती है, स्ट्राइक की वजह से केस आगे चला जाएगा। तो ये बड़ी जो है ना बेतहाशा इसमें रीजंस हैं जिसकी वजह से केस प्रोलॉन्ग होता है और जब तक फाइनली डिसाइड नहीं होता तब तक दोनों पार्टीज ही मोस्टली सफ़र कर रही होती हैं। तो ये एक है इशू जिसको आई थिंक लॉयर्स भी टेक ऑन कर सकते हैं कि ये पार्टीज़ को भी समझाएं कि जी ये केस जल्द से जल्द निपटेगा तो आपकी इसमें भलाई है, ना कि इसको प्रोलॉन्ग किया जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। और खतीजा, अगर जिस तरह हम बात कर रहे थे कि अगर डिमांड करती है बीवी हक महर की और अगर शौहर उसको हक महर नहीं दे रहा तो उसके खिलाफ क्या क्या कार्रवाई और किस तरह की कार्रवाई हो सकती है? बीवी कोर्ट जा सकती है। ठीक है। ये जो जजमेंट हाँ आई है लाहौर हाई कोर्ट की, वो कोर्ट गई, उसने कहा कि जी मुझे मेरा हक महर चाहिए। ठीक है। इसमें बड़े इंटरेस्टिंगली जो है ना वो खामिन हाई कोर्ट तक आया कि जी ये गलत उसको प्रॉपर्टी जो है वो उसके नाम हो रही है। तो इसमें आपको पता चल सकता है कि माइंडसेट क्या है हक महर के सिलसिले में। हालांकि अभी ये मियाँ बीवी हैं, इनकी तलाक नहीं हुई हुई, तब भी देते हुए कितना इशू हो रहा है। तो बाद में आप सोचें क्या जो है वो उनके लिए कितना बड़ा अजाब एक हक महर को। तो ये हमारा जो है ना ये हमारी थोड़ी सी सोच को चेंज करने की ज़रूरत है कि हर चीज़ जो है वो स्पेशली फैमिली मैटर्स में हर चीज़ जो है वो अदालत जाके नहीं होनी चाहिए। ये म्यूचुअली बैठ के डिसाइड कर लेना चाहिए, अपनी ईगो का इशू नहीं बनाना चाहिए। मिल बैठ के ख़ानदान के बड़ों को रख लें, बड़ों को बिठा के ये डिसाइड कर लें, क्योंकि लड़की को जाना पड़ता है कोर्ट। ठीक है। फिर उसको जाके कहना जी मुझे मेरा हक महर नहीं मिला, शादी को हो गए 8-9 साल। अब ये सोचें ये चीज़ वो शादी के पहले दिन भी कर सकती थी अगर वो चाहती, लेकिन अब वो ये चूंकि गिफ्ट है वो कभी भी मांग सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। कभी भी मांग सकते हैं। तो ये शौहर पर लाजिम हो जाता है कि जब भी उसकी बीवी उससे अपना राइट मांग रही है, हक महर किसी भी वक्त मांग रही है, तो उसका राइट है वो उसको दे, उसको मुहैया करे उसी वक्त। तो खतीजा, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर लोग कहते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा हक महर लिखवाएंगे तो हम एक सिक्योरिटी हो जाती है कि बच्ची की ऐसे कोई हालात आएंगे तो तलाक तक नौबत नहीं जाएगी या बड़ी खुश रहेगी। क्या आपको लगता है कि इस तरह आप रिश्तों को अच्छे तरीके से ढाल सकते हो किसी सांचे में या किसी ऐसे रिश्ते में? मेरे ख्याल से तो हक महर की अमाउंट मैटर नहीं करती, क्योंकि जो आपका मियाँ बीवी का कनेक्शन होता है, चाहे वो कॉम्प्रोमाइज़ का हो, वो एक लव एंड अफेक्शन का हो, वो चलाने के लिए आपको हक महर की एक जो है ना एक बड़ी सुपरफिशियल सी चीज़ है, एक बड़ी मटीरियलिस्टिक सी चीज़ है, पैसे। तो ये तो बस आउट ऑफ रिस्पेक्ट दी जाती है और इस्लाम में भी इसकी यही वैल्यू कि ये रिस्पेक्ट के तौर पे एक जो है ना साइन ऑफ रिस्पेक्ट है कि जी लड़की छोड़ के आ रही है अपना घर, तो लड़का उसको अपनी खुशी से ये दे रहा है। तो मैंने बड़े केसेस में ऐसे भी देखा हुआ है कि जी 10-10 कनाल की जगह उन्होंने जो है प्रॉपर्टीज़ बड़ी बड़ी उन्होंने अपने नाम की, लेकिन शादी के बाद जब वो एक एंड हो जाती है ना चीज़, उसके बाद वो लड़के वाले भी नहीं देना चाहते वो चीज़। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये जो है ये उसी वक्त ही खुशी में शायद एक इतना होता है कि जी हमने इतनी रकम रखवाई, वो एक साइन ऑफ मेरे ख्याल में जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड हमारे जी बड़े हाई हैं कि हम ज़्यादा रखवा रहे हैं, हमारी फैमिली में भी शोशा होएगी। तो ये एक थोड़ा सा जो है ना वो उसका एलिमेंट मेरे ख्याल में ज़्यादा आ जाता है। लेकिन लड़की के लिए उतना ही अच्छा है जितनी अच्छी हक महर की जो है ना वो रकम लिखी गई हो। अच्छा। कम ना हो लेकिन इतनी ज़्यादा भी ना हो, एक जो है ना वो ऐसा हो कि ज़्यादा भी ना और कम भी ना हो, कोई ऐसा जो वो है वो रकम उसमें लिखी जानी चाहिए। दूसरा खदीजा मुझे बताइएगा, अगर इस साल की बात की जाए तो तकरीबन कितने केसेस जो हैं वो हक महर के रिपोर्ट हुए थे और वो उनके फैसले हुए हैं?
देखिए ये जो एक केस है ना, ये बड़ा एक मैं कहूँगी डिस्टिंग्विश्ड केस है जो अच्छा। अभी हाई कोर्ट वाला है। मोस्टली ऐसा नहीं होता, मोस्टली लड़की हक महर मांगने के लिए कोर्ट नहीं जाती क्योंकि शादी सब्सिस्टिंग होती है, ठीक अभी है। भी साथ रह रहे होते हैं, उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग होती है कि भाई हक महर था, ये तुम्हारे वो जो ज्वेलरी थी हाँ। या वो तुम्हें मिल गई या हाँ। कुछ इस तरह की ना उनकी अपनी चल रही होती है। लेकिन अगर बात आती है तलाक तक, फिर वो हक महर का केस करती है कि मुझे हक महर मिला ही नहीं था, तलाक के बाद या उस पे- करती है। बिल्कुल। और ये चीज़ भी देखना बड़ा ज़रूरी है कि क्लॉज 13 to 16 में कितना मुअज्जल लिखा है और कितना गैर मुअज्जल लिखा है। ठीक है। ये चीज़ लिखना बहुत ज़रूरी है। और प्रॉपर्टी का अगर लिखा है तो इस केस में जिस तरह ये नहीं लिखा गया था कि कब दी कब जाएगी देनी है, प्रॉपर्टी, हाँ। ये भी लिखना ज़रूरी है ताकि वो पता हो कि ये तलाक के टाइम पे दी जाएगी या ये बच्चे की पैदाइश के टाइम पे दी जाएगी या ये कब दी जाएगी, वो पार्टीज के अपने उसमें होते हैं। लेकिन अगर ये चीज़ लिखी नहीं गई, क्लियरली स्टिपुलेटेड नहीं है, तो लड़की चाहे जितना भी आके कोर्ट में कहे कि जी इतने मेरे बनते थे, इतना मुझे नहीं मिला, वो अगर मुअज्जल लिखा हुआ है तो उसको प्रूव करना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा कि उस अच्छा। वक्त मुझे नहीं अगर समझे लिखा हुआ है कि 10 तोले सोना मुअज्जल, लड़की आके अदालत में तलाक के बाद कैसे कहेगी कि ये मुझे मुअज्जल, उस वक्त नहीं, उसने ये पढ़ा हुआ नहीं था, हालांकि उस वक्त उसको नहीं मिले थे, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उसने पढ़ा हुआ भी नहीं था, तो ये उसके लिए बड़ा इशू होगा एविडेंस के टाइम पे कि ये वो किस तरह प्रूव करेगी कि वो मुझे उस वक्त नहीं मिले थे। तो ये सारी चीजें केस को फिर प्रोलॉन्ग भी करती हैं। प्रोलॉन्ग कर देती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है आज के दौर में। अब मेरे ख्याल से लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है कि जब वो शादी कर रही हो, निकाह कर रही हो, तो अपने एटलीस्ट निकाह नामे को ज़रूर पढ़ लें। खदीजा सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद थी, एडवोकेट हैं एंड ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। खदीजा, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने में वक्त दिया और आप यहाँ पर आई हैं। मजीद भी आपसे बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, आगे बढ़ते हैं नाजरीन। मैं अक्सर कहती रहती हूँ कि पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है और इस सरजमीन को अल्लाह ताला ने ऐसे ऐसे बासलाहियत नौजवानों से नवाजा है जो पूरी दुनिया में मुल्क व कौम का नाम बुलंद कर रहे हैं। कुछ अर्सा पहले हमने आपकी मुलाकात एक ऐसी ही बासलाहियत लड़की से करवाई थी जो है तो मेडिकल की स्टूडेंट, लेकिन खला, कहकशाओं और सितारों की दुनिया को एक्सप्लोर करना उनकी जिंदगी का मकसद बन चुका है। ना सिर्फ खुद इस पर काम कर रही हैं बल्कि इससे मुतल्लिक आगाही भी फराहम करती हैं। अब उनके नाम की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। वो उन 6 बासलाहियत पाकिस्तानियों में शामिल है जिनको इंसानी खिदमात के एतराफ में डियाना अवार्ड से नवाजा जा रहा है। डियाना अवार्ड वो वाहिद खैराती इदारा है जो वेल्स की शहजादी डियाना की याद में कायम किया गया है और उसके तहत हर साल अवार्ड दिए जाते हैं। ये अवार्ड्स दुनिया भर के 9 से 25 साल की उम्र के उन नौजवानों को दिया जाता है जिन्होंने इंसानियत की फलाह व बहबूद और माशरे को बेहतर बनाने में नुमाया काम सर अंजाम दिया। उन्होंने ये अवार्ड कैसे अपने नाम किया, ये उन्हीं की जुबानी जानते हैं। जनाब, हमारे साथ मौजूद हैं यमुना मजीद हैं जो मेडिकल की तालिबा होने के साथ साथ एस्ट्रोनॉट भी हैं। यमुना, वेलकम टू जागो लाहौर। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। यमुना, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत मुबारक हो हमारी तरफ से ही, बल्कि सब लोगों की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तो ये आपने जो अवार्ड जीता है, अपने नाम किया है, हमें इसके बारे में बताइए। किस कैटेगरी में आता है ये अवार्ड, क्यों मिलता है, किस बिना पर मिलता है? हम ये तफसीलन जानना चाहते हैं आपसे। ज़रूर। तो द डियाना अवार्ड, सबसे पहले तो ये कि इसमें आपके काम की बेस पर आपको कोई और नॉमिनेट करता है। ठीक कोई है। ऐसा शख्स जिसको आपके काम की सारी डिटेल्स पता हो, फॉर एग्जांपल योर मेंटोर, जिनको पता हो कि आप एक किस ऑब्जेक्टिव, किस पर्पस के थ्रू आप काम कर रहे हैं। ठीक है। और सेकेंडली ये अवार्ड उन लोगों को दिया जाता है, जिस तरह आपने बताया है कि यूथ में जो लोग काफ़ी अरसे से किसी भी किस्म की कम्युनिटी सर्विस कर रहे हैं, किसी काम में बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे हैं और पैशनेटली, डेडिकेटेडली वो काम कर रहे हैं नॉन स्टॉप। ठीक है। तो उन लोगों को ये अवार्ड दिया जाता है। एंड आई वाज वर्किंग फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड स्पेस एजुकेशन इन पाकिस्तान, तो मुझे उस कैटेगरी में, एजुकेशन की कैटेगरी में मुझे ये अवार्ड मिला। तो यमुना, जब आपको पता चला कि क्या फीलिंग थी कि आपको ये अवार्ड मिलने जा रहा है, आप इसमें नॉमिनेट हो गई हैं, फीलिंग्स क्या थी? आई नो इसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते अल्फाजों में, लेकिन फिर भी हम जानना चाह रहे हैं। जब पता चला क्या रिएक्शन था आपका? जब कोई चीज़ मिलने वाली होती है तब तो बहुत एक एंजाइटी सी होती है, अच्छा यार पता नहीं क्या रिजल्ट आएगा। बट व्हेनेवर आई गेट समथिंग, उसके बाद मुझे ऐसे लगता है कि
मे बी अगर ये कर लिया है तो फिर शायद हर कोई ये कर सकता है, और वो कहते हैं जैसे एक इम्पोस्टर सिंड्रोम के, या शायद इट वाज नॉट वैल्यूएबल इनफ। लेकिन डियाना अवार्ड के बाद लोगों का जो रिस्पांस मिला है, पहले मुझे पर्सनली इतना ज़्यादा नहीं फील हो रहा था कि अच्छा इतना बड़ा अवार्ड है, बट द वे पीपल कंग्रेचुलेटेड और जिस तरह से उन्होंने अप्रिशिएट किया, और नो डाउट डियाना अवार्ड इज़ अ वेरी प्रेस्टिजियस अवार्ड। तो उसके बाद बहुत अच्छा फील हुआ कि नहीं, दिस इज़ समथिंग गुड, एंड हाँ मैंने कुछ किया है जिसकी बेस पे मुझे ये मिला है। तो हम देखते हैं कि अगर पाकिस्तानी माशरे के बारे में बात कर ली जाए, यहाँ पर लोगों के बारे में बात कर ली जाए, तो यहाँ पे स्पेस एजुकेशन के हवाले से इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आपने कब सोचा कि आपको इसके बारे में काम करना है, इसके ऊपर काम करना है, या लोगों तक इसकी इन्फॉर्मेशन पहुँचानी है? मैंने क्लास 9th में सोचा था। अच्छा। क्योंकि मुझे एस्ट्रोनॉट बनना था, और मेरी अपनी साइंस की टीचर ने जब पूछा कि आपको क्या बनना है, तो जब मैंने बताया तो शी टोल्ड दी एंटायर क्लास के स्पेस वेस कुछ नहीं होती। ठीक है। तो उस दिन अच्छा, से वो साइंस की ही टीचर थी? जी ठीक है। तो उस दिन से, एंड इट वाज अ गवर्नमेंट स्कूल, लाहौर का, पंजाब का वन ऑफ द बिगेस्ट गवर्नमेंट स्कूल। तो मुझे इस चीज़ का बड़ा अंदाज़ा हुआ कि अगर इतने बड़े स्कूल की टीचर, और हमारे मुल्क की मोस्ट पॉपुलेशन जो है वो गवर्नमेंट स्कूल से जाती है, तो अगर ये बच्चों के दिमाग में ये वाली नॉलेज फीड करेंगे, ये इन्फॉर्मेशन, ये मिसकॉन्सेप्शन, तो आई हैव टू डू समथिंग टू चेंज इट। तो तब तक तो पढ़ते रहे जो पढ़ना था, और स्पेस की फील्ड चूज नहीं की क्योंकि मैं मैथ से बहुत ज़्यादा डरती थी, और वही देखा कि पाकिस्तान में स्कोप नहीं है, और मुझे कोई प्रोफेशनल डिग्री करनी थी। डिग्री करके लाइक आई वांटेड टू कम इन अ प्रैक्टिकल फील्ड, मुझे वो घर नहीं बैठना था डिग्री करके। So once I get admission in Allama Iqbal Medical College, I started Space Education Awareness Campaign. मैंने अपनी टीनेज का बहुत सा हिस्सा, इंटरनेट जब से घर पे आया था, मैंने यही चीज़ें सर्च करने में गुजार दिया कि मैं किस तरह से स्पेस अवेयरनेस को पाकिस्तान में ला सकती हूँ। अच्छा। तो मैंने बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह पहले ही देख रखी थी, जिनकी एक एज लिमिट थी कि जब तक आप 16 साल के नहीं हो जाते, या जब तक आप 18 साल के नहीं हो जाते, यू कैन नॉट ज्वाइन। Once I turned 18, I joined them and I started working as a volunteer, और वो काम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ के अब एक्सप्लोरेशन बाय यमुना बन गया है। तो जैसे आपने बताया कि पहला टेलीस्कोप जब आया आपका, तो क्या मतलब किस तरह आपने खरीदा? घर वालों से पैसे लिए या अपनी पॉकेट मनी से जो पैसे थोड़े थोड़े जमा करके? वो नहीं, खरीदा नहीं था मैंने वो। आई हैव नेवर एवर पेड अ सिंगल पेनी फॉर एवरी स्पेस इक्विपमेंट आई हैव। अच्छा। आई वॉन देम। इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस होते हैं, और मेरे काम के बिहाफ पे एक नेदरलैंड्स में कंपटीशन था जिसमें दुनिया में 10 लोगों को टेलीस्कोप। मेरे ख्याल से इसको कहते हैं टैलेंट, कि जब आपके अंदर टैलेंट हो तो जो आप चाहते हैं वो आपके पास खुद ब खुद चल कर आ जाता है। ये है। तो वो किस तरह फिर उसमें आपने पार्टिसिपेट किया, और क्या था वहाँ पर? कंपटीशन था, और वो उन लोगों की एप्लीकेशंस ओपन हुई थी, उन लोगों के लिए जो अपने अपने कम्युनिटीज में एस्ट्रोनॉमी के हवाले से काम कर रहे हैं। तो आई हैड अ लॉट ऑफ वर्क, 2 साल का काम था, तस्वीरें थी, यू नो, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग लॉन्ग पैराग्राफ्स एंड एसेज वेयर आई टेल कि मैं ये भी करती हूँ और मुझे ये भी शौक है, ये भी शौक है, आई जस्ट अटैच्ड माई फोटोज इन द ईमेल कि ये कर रही हूँ मैं और ये शौक है मुझे। ठीक है। तो पहले 5 विनर्स अनाउंस होने थे और उनमें मेरा नाम नहीं आया था। आई वॉज अ बिट डिसहार्टन, लेकिन उसके बाद उनका एकदम से मैसेज आ गया एंड आई टोल्ड देम कि मैंने तो कोई भी चीज़ नहीं मंगवाई एंड आई फेल्ड इन द कॉम्पिटिशन। देन दे टोल्ड मी कि नहीं, इस साल हमें ज़्यादा स्पॉन्सर मिला है, वी आर गिविंग 10 इंस्टेड ऑफ 5 टेलीस्कोप, सो यू आर वन ऑफ द नेक्स्ट 5 विनर्स। ठीक है। दैट वाज लाइक मेरी सबसे पहली टेलीस्कोप की कहानी and it was very amazing for me. It is signed by my most favorite astronaut, so it's a big thing. और वो तो एक फीलिंग अलग ही होगी। दूसरा, यमुना, आपने एक्सप्लोरेशन नामी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, ये क्यों बनाई आपने? इसका क्या मकसद है? क्योंकि मैं जो काम कर रही थी 2016 से मैंने काम शुरू किया था। इट वाज स्पेस एजुकेशन, यू कैन से इट वाज जस्ट अ कैंपेन। ठीक है। जिसमें मैं अकेली डिफरेंट स्कूल्स में जाती थी और हमारी किताबों में जो एक ही चैप्टर है सोलर सिस्टम का, उसमें भी कुछ बातें जो हैं वो गलत मेंशन की हुई हैं, क्योंकि साइंस जो है वो अपडेट होती रहती है। तो मैंने हम कहते हैं डीबंक करना, मिथ्स को डीबंक करना। तो स्पेस मिथ्स जो है वो मैं डीबंक करती थी लेक्चर्स में जाके डिफरेंट स्कूल्स में। पर आहिस्ता आहिस्ता काम बहुत ज़्यादा बढ़ता गया। फिर मैंने एक एस्ट्रोनॉट के साथ कोलैबोरेट किया। हमने डिफरेंट मुल्कों से आर्टवर्क
कलेक्ट किया, डिजिटली उसकी एक वीडियो बनाई, बच्चों के ऑडियोज लिए, एंड वी सेंट दैट डिजिटल आर्ट पीस टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऊपर स्पेस में। साथ साथ मजीद काम बढ़ता गया, तो आई नीडेड अ नेम, आई नीडेड अ प्लेटफॉर्म। स्कूल्स में जाना, अगर रैंडमली मैं जाके कहती थी ना कि लाइक आई एम यमुना एंड आई वांट टू डू दिस, तो वो कहते थे कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हैं। और फिर बहुत सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैंने कोलैबोरेट कर लिया था, उनकी स्टूडेंट एम्बेसडर बन गई थी, नेशनल कोऑर्डिनेटर बन गई थी। तो मेरे लिए ना सबको अलग अलग रिपोर्ट्स देना बहुत मुश्किल हो गया था, सबको हर मंथ में सेपरेट रिपोर्ट्स बना के देना। सो आई क्रिएटेड अ पेज, आई क्रिएटेड अ आपने सोचा कि एक ही प्लेटफॉर्म हो जहां से मैं exactly. डिफरेंट चीजें कर सकती हूँ। तो ये बड़ा अच्छी सोच है यमुना आपकी, और एक दफा दोबारा से हम आपको कॉन्ग्रेचुलेट कहते हैं और बेस्ट विशेस आपके आने वाले कामों के लिए, और आप इसी तरह हमारा नाम भी रोशन करती रहे, पाकिस्तान का नाम भी रोशन करती रहे। यमुना मजीद हमारे साथ मौजूद थी। यमुना, बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आई हैं और आपने अपने इस जर्नी के बारे में हमें बताया है। जनाब, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। फीडबैक जरूर दीजिएगा। जाते जाते जनाब सजाद अली का गाना है रावी, वो जरूर सुनिएगा। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।